So, Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with inflammation. So, inflammation is the today's topic. It will be covered in 1.5 days maximum, inshallah. तो क्या पता है आप लोगों को जी inflammation के बारे में? Can anyone of you tell me? Vascular response to injury. Vascular response to injury. Yes, very good. It's a part of inflammation, not as a whole. देखिए, पिछले चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो हमने सेल इंजरी पढ़ी थी, सेल इंजरी वाज रिलेटेड टू द सेल, और उसके अंदर सब सेलुलर रिस्पांस हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या होता है, पंप्स कैसे फेल होते हैं, एटीपी को क्या होता है, राइबोसोम्स के साथ क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ क्या होता है। जब टिश्यूज की बात करें ना, टिश्यू इंजरी का जो रिस्पांस आता है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। नो डाउट जब इन्फ्लेमेशन चल रही होती है ग्रॉस लेवल पे, तो अंदर जो मौजूद सेल्स होते हैं उन सबके साथ वही सारा कुछ हो रहा होता है जो हमारे पिछले 2 लेक्चर्स में हुआ था, वो सेल इंजरी में था। तो इन्फ्लेमेशन इज द टिश्यूज रिस्पांस टू इंजरी। इन्फ्लेमेशन क्या है बेसिकली? इट इज द टिश्यूज रिस्पांस टू इंजरी। अब आप लोगों को पता होगा, ये बच्चों वाली बात है, मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है। इसके अंदर सिंपल हम आगे चलेंगे। इसके अंदर 5 साइंस होते हैं। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द 5 साइंस? रूबर, बेलर, डेलर, बेलर, वो उस तरह से नहीं, हम सादे अल्फाज में बात कर लेते हैं। व्हाट आर द 5 साइंस? रेडनेस, वार्मथ या इंक्रीज टेम्परेचर। सुना है आप लोगों ने? एडीमा? जी शाबाश। एनीवन ऑफ यू? टेंडरनेस एंड फिफ्थ लास्ट दैट्स अ गुड वर्ड जो मैं सुनना चाहता था। आई गेस ये जवेरिया की आवाज में महसूस हुई है। वाज इट यू? यस सर। हाँ डॉक्टर जवेरिया। चले मैं आपका इसका भी आंसर लेते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये 5 फीचर्स हैं ना। देखिए मैंने पेन का वर्ड ऐड नहीं किया, मैंने टेंडरनेस का वर्ड ऐड किया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन एंड टेंडरनेस। आप मुझे बताएं पेन और टेंडरनेस में क्या फर्क है? बेशक इन्फ्लेमेशन में कई दफा पेन भी होता है, बट टेंडरनेस सर टेंडरनेस टच करने पे जो पेन होती है और एक पेन के प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूस होता है। एक्सीलेंट। पेन इज यार मुझे दर्द हो रहा है, टेंडरनेस क्या है? यार हाथ ना लगाना, मुझे दर्द हो रहा है। द पेन ऑन मैनिपुलेशन या ऑन टच और ऑन स्टिमुलस, उसको हम टेंडरनेस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इट इज टेंडरनेस। टेंडरनेस लाजमी होगी, पेन होना ना होना जरूरी नहीं है। अब हम अगर इन्फ्लेमेशन को डिवाइड कर दें 2 पार्ट्स में, तो देयर आर 2 मेजर टाइप्स, वरना 3 भी लिखते हैं कुछ किताबें जिसमें ग्रैनुलोमेटस है, बट एक्चुअली ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सो वी हैव 2 टाइप्स, एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक। तो हम पहले से शुरू कर लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, टाइप्स पे आते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। क्या पता है आप लोगों को इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में? द इन्फ्लेमेशन व्हिच रिजल्ट्स फ्रॉम few minutes to hours up to a few days। ये कितना है, इसका ड्यूरेशन क्या है? few minutes से लेके to hours up to a few days वाली जो इन्फ्लेमेशन है उसे हम कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और जो क्रॉनिक होती है, ऑब्वियसली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इट इज लॉन्ग लास्टिंग, इट इज फ्रॉम मंथ्स टू इयर्स, इवन डेज टू मंथ्स एंड इवन इयर्स, डिपेंड करता है, वीक्स पे भी खत्म हो सकती है, बट इट इज अ लॉन्गर वेरिएंट जिसे हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का नाम देते हैं। हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पढ़ेंगे, और फिर अगले टॉपिक में हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जो इससे डिफरेंसेस हैं उनको देख लेंगे। सो बेसिकली अगर हम एक टॉपिक को भी पूरा करते हैं तो क्रॉनिक विद माइनर चेंजेस एंड माइनर एक्सेप्शंस, इट इज अप्रोक्सीमेटली द सेम। ठीक है, तो अब हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। कौन मुझे बताएगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। कौन बताना चाहेगा? शाबाश, वेरी गुड। कौन कौन से? शाबाश बाज़गा, यू टोल्ड द राइट थिंग। सेलुलर और वास्कुलर। ओके, कोई और मुझे इस चीज को थोड़ा सा चेंज करना चाहेगा? बात ठीक है, आपका जवाब भी ठीक है, बट मैं इसकी सीक्वेंस को चेंज करूंगा। वैस्कुलर एंड सेलुलर, क्योंकि वैस्कुलर इवेंट्स पहले होते हैं फिर सेलुलर इवेंट्स फॉलो करते हैं। अमूमन वैसे इकट्ठे चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम समझने के लिए पढ़ेंगे तो हमें पहले वैस्कुलर समझने पड़ेंगे, उसके बाद हमें सेलुलर समझ आ जाएंगे। तो द फर्स्ट वन आर sorry, vascular events, and the second one are
cellular events. Now vascular events. अब हम सिंपल शुरू कर देते हैं vascular events से. vascular events क्या होते हैं? Now जी, अब ये MCQ आता है. अब नंबर 1 2 3 4 करके हम लिखते जाएंगे कि vascular events में क्या क्या चीजें आती हैं. What is, जब भी ट्रॉमा हो, अब इन्फ्लेमेशन की कॉजेज तो आपको पता है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं आप लोगों को बताऊं. आप लोग इतने बड़े हैं माशाल्लाह, डॉक्टर्स हैं सारे, आपको सबको पता होना चाहिए. यू शुड ऑल नो कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन. हर चीज जो सेल इंजरी करती है या ट्रॉमा कर सकती है या डैमेज कर सकती है बॉडी को, उसके रिस्पॉन्स जो होगा वो इन्फ्लेमेशन से होगा. Inflammation is basically the response to approximately every type of injury. खा वो वायरल इलनेस हो, बैक्टीरियल इलनेस हो, डायरेक्ट ट्रॉमा हो, बर्न हो, एक्नी हो, पिंपल हो, चोट लग जाए, जल जाए, कट जाए, सुई चुभे, शायद की मक्खी काट ले, नो डाउट उसमें एलर्जिक रिएक्शन भी होता है, लेकिन इन्फ्लेमेशन भी चलती है साथ थोड़ी बहुत. तो कोई भी ट्रॉमा या कोई भी डैमेज टू द टिश्यूज इन्फ्लेमेशन को रिजल्ट करवाएगा. तो जब जगह पे कुछ चोट लगती है तो उस जगह का कलर क्या हो जाता है, आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं. सर रेड हो जाता है. डेड हो जाता है, ना करो. रेड सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी. रेड, यस. तो रेड का क्या मतलब हुआ? वेजोकंस्ट्रिक्शन या वेजोडाइलेशन? vasodilatation. Vasodilatation या vasodilation, but actually the first event is vasoconstriction. initial vasoconstriction. अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको. जो vasoconstriction होती है वो बहुत brief and short lasting होती है, within seconds even. short lasting होती है लेकिन होती है. इसलिए फर्स्ट इवेंट जो है वैस्कुलर चेंजेस पर इन्फ्लेमेशन में वेजोकंस्ट्रिक्शन है. जैसे आप किसी को यूं थप्पड़ लगा दें तो वो जगह पहले वहां से सफेद हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वहां पे रेडनेस होना शुरू होगी. ठीक है. तो इनिशियल वेजोकंस्ट्रिक्शन जो कि ब्रीफ और वेरी शॉर्ट लास्टिंग है, इसका कोई खास लेना देना नहीं है इंजरी प्रोसेस से, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से, बस ये याद रखिएगा. उसके बाद जो सेकंड इवेंट होता है वो होता है वेजोडाइलेशन या वेजोडाइलेटेशन, which is obviously longer as compared to vasoconstriction, long lasting. Now vasodilation. अब vasodilation के initial outputs क्या होंगे आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं उसको फिर explain करूं. What should be the outcomes of vasodilation? vasoconstriction से कोई खास फर्क नहीं पड़ता. vasodilation के outcomes क्या होने चाहिए बोलिए. नंबर 1 पे सर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा. रेडनेस, यस, ब्लड फ्लो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. वो जगह पे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से रेडनेस होगी, और जहां पे ब्लड जाएगा सर्कुलेटिंग उधर के टेम्परेचर को क्या होना चाहिए? इंक्रीज टेम्परेचर. डॉक्टर हनीका, वेरी गुड. इंक्रीज टेम्परेचर, जिसे आप वार्मथ का नाम दे सकते हैं. तो देखें वही दो सीक्वेंसेस, और अगर आप वहां पे देखें मैंने जब पहले 5 साइंस देखे उसके अंदर तरतीब जो है वो यही चलेगी. और उसके बाद जब वेजोडाइलेशन होती है तो ब्लड वेसल्स के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है जिसे कहते हैं इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. और जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है तो वाटर सीप्स आउट फ्रॉम द कैपिलरी वॉल व्हिच विल रिजल्ट इन edema. Now edema is a very vague word. Tenderness and loss of function हम बाद में देखेंगे. Tenderness क्यों होती है? Vasodilation से ये 4 इवेंट्स हो जाते हैं, लेकिन edema जो है ना बेटा ये एक वेग वर्ड है, और edema की फॉर्मेशन में 2-3 चीजें आती हैं. कोई मुझे बता सकता है edema की टाइप्स क्या होती हैं? पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, you know it. Transudative and exudative. Very good, Dr. Ali, excellent. Transudative and exudative. So हम यहाँ पे edema की 2 टाइप्स बना लेते हैं. The types of edema. The first one is transudate versus, दरमियान में एक छोटा versus कर देते हैं, एक मैच करने लगे हैं हम. exudate, transudative versus exudative या transudate versus exudate. अब मुझे कोई बताना चाहेगा कि इन दोनों में differences क्या है? Exudative में प्रोटीन्स होते हैं, transudative में प्रोटीन्स कम होते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं. हम पहला पॉइंट जो है वो ट्रांसुडेटिव का लिखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है एक्सुडेटिव का लिखेंगे. तो पहली बात तो ये लिखिएगा, इट इज फॉर्म्ड फर्स्ट या बिफोर एक्सुडेट. इट इज फॉर्म्ड फर्स्ट एंड डेफिनेटली इट विल बी फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली आफ्टर ट्रांसुडेट. ठीक है.
ये अभी हम मैकेनिज्म्स पे आएंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। और ये सारे एमसीक्यूज, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज निकलते हैं। दूसरी बात, इट इज शॉर्ट लास्टिंग। शॉर्ट लास्टिंग होता है, अगेन यूजुअली का वर्ड ऐड कर रहा हूं, इट इज यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग। थर्ड थिंग, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपने अभी बात की, अभी मुझे एक आवाज आई थी कि लो प्रोटीन और हाई प्रोटीन का डिफरेंस है, तो डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक है बात, यू आर करेक्ट इन दैट, इट हैज हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ये मुझे कौन बताएगा? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है लेस देन 0 पॉइंट। अगेन मैं आपको कहूंगा कि मेरे रेफरेंस रॉबिन्स के हैं, मुझे बाकी किताबों से नहीं कुछ लेना देना। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं लेस देन, ये कई दफा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेस देन 0.012। और ये जो होता है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन मुझे बताएगा? एनीवन? मोर देन, सॉरी वो देन उधर लिखा गया, THAN जी, कौन मुझे बताना चाहेगा? मोर देन? नो वन? 0.020, this is the exact value of Big Robbins. And definitely specific gravity क्यों कम है? They are less in proteins. जब प्रोटीन पुअर होते हैं, very less proteins इसके अंदर होती हैं, बल्कि ना होने के बराबर होती हैं, very less or no proteins even. और जो दूसरा होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, इसीलिए वो लॉन्ग लास्टिंग है कि प्रोटीन रिच फ्लूइड को इंटरस्टिशियम से रिमूव करना आसान नहीं है, इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग है। इसीलिए इसके अंदर हम क्या लिख देंगे? दे हैव हाई प्रोटीन कंटेंट। और जब प्रोटीन ज्यादा होगा तो वो हाई प्रोटीन कंटेंट, सॉरी, जब प्रोटीन ज्यादा होगा तो वाटर को अपने साथ अटैच रखेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका वहां से रिमूव करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आपको याद होगा। नाउ हाउ दे आर मेड, या कॉज ऑफ एक्सुडेट कोई बताना चाहेगा? यही जो ऊपर लिखी है हमने, जो ऊपर बना था वो ट्रांसुडेट बना था, इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसकी जो कॉजेस हैं, इसकी कॉजेस की एक लंबी लिस्ट है, और नो डाउट वो इसी की वजह इसके बाद बनती हैं कॉजेस। अब मुझे कोई बताना चाहता है कि नहीं चाहता कि इसकी कॉजेस क्या हैं? एनी वन ऑफ यू, शाबाश। हाँ जी, सर एक तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगी। ओके, ना, चलो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी बन सकता है, मान लेते हैं हम, लेकिन वो प्रोटीन लूजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी, डिक्रीज्ड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ज्यादातर जो है ना वो ट्रांसुडेट होता है वैसे। लेकिन उस तरफ ना जाए, हम मेजर पैथोलॉजिकल कॉजेस की बात करें, डिजीज प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहे। देखो कैपिलरी के अंदर 2 सेल्स थे फर्ज करो, और ये दोनों सेल्स क्या कहलाते थे? एंडोथेलियल सेल्स, जो कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम था। अगर सेल्स इंडिविजुअली कंट्रैक्ट कर दिया, कोई दरमियान में गैप पड़ जाएगा? So the first factor जिस तरह से होता है, it is endothelial contraction। और endothelial contraction जब होगी तो पोर्स बन जाएंगे सेल्स के दरमियान में, तो जिस कैपिलरी के सेल्स के दरमियान, जिसकी वजह से प्रोटीन रिच फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। लेकिन तो चीज याद रखना कि ये थोड़ा सा शॉर्ट लिव्ड है, ये 15 to 30 मिनट्स का टाइम होता है इस वाले एडीमा का, इस वाले एक्सुडेट का। नंबर 2, एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। कंट्रैक्शन में सेल छोटा हुआ, कंट्रैक्ट हो गया, सुकड़ गया, जिसकी वजह से गैप बन गया दरमियान में। रिट्रैक्शन में सेल मूव करके परे परे हो गया। तो कौन सा लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, एंडोथेलियल सेल कंट्रैक्शन या रिट्रैक्शन? एनीवन? रिट्रैक्शन लॉन्ग लिव्ड होगा क्योंकि उसमें सेल मूव कर गया है। और ये याद रखिएगा, एंडोथेलियल सेल रिट्रैक्शन वाला जो फिनोमेना है, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, ये सारे एमसीक्यूज हैं, कौन मुझे बताएगा? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के अंडर इन्फ्लुएंस है, एंड इट लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली
more than 24 hours or more, for 24 hours or more it persists. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो. It persists. ये सारे, अब देखो ये सारी वैल्यूज बेटे रॉबिन्स की हैं. अगेन वही बात मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि रॉबिन्स से मैं बात कर रहा हूँ आपको. ठीक हो गया जी, समझ आ गई ये बात. अब अगर आप नोटिस करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से सिर्फ पानी ही बाहर निकल सकता था, क्योंकि पानी खड़ा हुआ है वेसल्स के अंदर जो कि बाहर स्क्वीज आउट कर रहा है. इसके अंदर पोर्स बन गए, बाकायदा गैप्स बन गए हैं. नंबर 3 पे डायरेक्ट इंजरी टू द एंडोथेलियम, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, मिसाल दे सकते हैं आप लोग? एनीवन ऑफ यू? इधर ही है, मेरी आवाज आ भी रही है? हाँ जी, एनीवन? जैसे बर्न्स है, एक बंदा जल गया तो वहां पे वेसल एंडोथेलियम डैमेज हो गया है. अब उसके अंदर से बहुत ज्यादा फ्लूइड निकलेगा और उसकी लाइफ पिछले दोनों से भी बहुत, बताएं क्या होनी चाहिए? ज्यादा. बर्न्स की एग्जांपल है. और इवन इन्फेक्शंस में भी तो एंडोथेलियम डैमेज होता है. तो वेस्कुलाइटिस. हाँ, वेस्कुलाइटिस, यस, वेरी गुड. और इसकी जो लाइफ है इट इज इन डेज, कैन बी अप टू, कैन परसिस्ट अप टू डेज, मैनी डेज. ठीक है, अब आप देखें कि बंदा जल गया हो तो चौथा पांचवा दिन हो चुका होता है और उसकी स्वेलिंग जो होती है वो खत्म नहीं हो रही होती. तो ये हो गए हमारे ये वाले फैक्टर्स जो कि हमने इधर तक देखे. अब उसके बाद आप लोग मुझे और बताना चाहेंगे कोई? एनी वन ऑफ यू? कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, इन्फ्लेमेटरी साइट पे कौन से सेल्स आते हैं? सर न्यूट्रोफिल्स. तो WBCs, तो ल्यूकोसाइट मीडिएटेड इंजरी. अब ल्यूकोसाइट्स देखो इन्फ्लेमेशन में है क्या, हमारे जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हो जाएंगे टिश्यू से बाहर जाके, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं इन केस ऑफ एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस. उन्होंने ब्लड से बाहर निकलना है. और आपको ये बात मैंने हिस्टो में भी बताई है और ब्लड के टॉपिक्स में भी बताई है कि जैसे मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड में, मोनोसाइट्स कहलाते हैं, बाहर जाके मैक्रोफेजेस बन जाते हैं. एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, कफर सेल्स हो सकते हैं, साइनोसिस्टियोसाइट्स हो सकते हैं. तो इसी तरह बेसोफिल्स भी सेल्स, ब्लड के अंदर बेसोफिल्स होते हैं, इंटरस्टिशियम में चले जाते हैं, मास्ट सेल्स कहलाते हैं. तो एक्चुअली सेल्स की कोशिश होती है कि वो ब्लड से बाहर निकल के इंटरस्टिशियम में उस जगह पे जाके फाइट करें जहां पे असल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रही है. लाजमी नहीं होता कि जिस जगह पे ट्रॉमा चल रहा हो वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत रिच हो और वहां पे ब्लड वेसल्स जा रही हो सकता है कि ब्लड वेसल करीब हो उस जगह के, तो वहां पे वो ब्लड वेसल डायलेट कर जाएगी और उधर WBCs कुछ मीडिएटर्स डाल के उस कैपिलरी वॉल को तोड़ेंगे और उसे बाहर निकल जाएंगे ताकि कि वो जाके उस जगह पे फाइट कर सके. समझ आइए ये बात? So leukocytes also do mediate injury, leukocyte mediated injury. और ये किस तरीके से करते हैं कोई बता सकता है? मैंने कल परसों के टॉपिक में आप लोगों को फ्री रेडिकल्स में बताया था कि NADPH ऑक्सीडेज वाला रोल वो कैसे होना चाहिए. फ्री रेडिकल इंड्यूस्ड इंजरी जो जिसमें ऑक्सीजन स्पीशीज आती हैं, फ्री रेडिकल्स के थ्रू ये डैमेज कर सकते हैं. इवन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू ये वेसल वॉल को डैमेज कर सकते हैं. और ये क्यों करेंगे? ताकि कि वहां पे एडीमा भी बढ़े और ताकि कि ये खुद भी वहां तक पहुंच जाएं. ठीक हो गया? और अब जो नंबर 5 पे है उसका नाम है ट्रांससाइटोसिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांससाइटोसिस? जी शाबाश. देखिए इसका जो फैक्टर है जो इसको करवाता है वो है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. कौन सा है? VEGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. और इसमें क्या होता है? VEGF causes formation of
वाटर चैनल्स का नाम देते हैं, जिन्हें कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स अक्रॉस द सेल, अक्रॉस द वेसल वॉल, जिसकी वजह से अंदर से फ्लूइड बाहर निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो ये अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन उसको याद रखिएगा, मैं सिक्स्थ कॉज भी है इसकी सिक्स्थ कॉज भी है, बट वो इन्फ्लेमेशन में नहीं होती, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे लिख तो देता हूँ सिक्स्थ कॉज जो एक्सुडेट बनाती है, बट इसके अंदर जो याद रखना है, नॉट ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, ये बल्कि ये होती है आफ्टर इन्फ्लेमेशन, हीलिंग में इट अकर्स ड्यूरिंग एंजियोजेनेसिस। एंड एंजियोजेनेसिस क्या होती है? न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन। आप लोग याद करें, हम देखो हम सब देसी लोगों का बचपन तकरीबन एक ही तरह का होता है। अगर आप नोटिस करें तो आपको बचपन में चोटें लगती थी, जो कि अब नहीं लगती, ज़ाहिर है आप बड़े हो गए और सेंसिबल हो गए, गिर जाते थे, घुटनों पे चोट लग जाती थी तो एक स्कैब सा बन जाता था, जिसको अम्मी कहती होती थी कि इसको ना छेड़ो, निशान पड़ जाएगा। हर बच्चे की जिंदगी में ये इवेंट आया होगा जब आप बच्चे थे, या अगर आप वालिदैन बन चुके हैं तो आप अपने बच्चों को रोकते होंगे इस काम से। ऐसा होता है ना? किसके साथ ऐसा हुआ है? आर यू हियर? जवाब तो दो। Yes, sir. और अगर खुदा ना खास्ता वो स्कैब हिल जाए और वो स्कैब थोड़ा सा छिड़ जाए तो नीचे से ब्लड ज्यादा निकलता था या कम निकलता था? फिर ज्यादा निकलता है। ज्यादा निकलता था। और जब वो हीलिंग फेज में स्कैब के ऊपर थोड़ी थोड़ी इचिंग भी होती थी, खारिश होने लग जाती थी, जैसे जख्म ठीक होने लगता था, जैसे वो वुंड ठीक होने लगता था, ऊपर इचिंग, आपको करता इसको खारिश कर दो, इसको खुजाएं, खुजली होती थी, है ना? रीजन ये था कि न्यू ब्लड वेसल जब बनती है तो टॉक्सिक मीडिएटर्स वहां पे रिलीज होते हैं। याद रखिएगा, इचिंग की जो माइनर फॉर्म्स है इस तरह की इंजरीज में, वो भी टिश्यू डैमेज को रिप्रेजेंट करती हैं। माइल्ड फॉर्म ऑफ डैमेज होता है, स्वेयर नहीं होता कि पेन हो, हल्की फुल्की इचिंग होती है, और नीचे एंजियोजेनेसिस होकर न्यू ब्लड वेसल्स बन रही होती थी, और उस वक्त वुंड ज्यादा पिंक और ज्यादा रेड हुआ होता है, तो उसके अंदर भी एडीमा बन रहा होता है। और जैसे अगर वो स्कैब ऊपर से उतरती है तो ब्लड ज्यादा निकलता है, इसलिए कि नीचे नई अभी इमेच्योर ब्लड वेसल्स हैं, प्री मेच्योर ब्लड वेसल्स हैं, और वो स्प्राउट कर रही हैं, तो उनमें से ब्लड रिलीज हो जाएगा अगर आप उसको छेड़ देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिक्स्थ पॉइंट जो है ये भी एक्सुडेटिव एडिमा बनाता है, बट नॉट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रादर इन हीलिंग। और हीलिंग का एक पार्ट है एंजियोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन। सो क्लियर अप टिल नाउ? चलें आगे। एनी क्वेश्चन? या चलो क्वेश्चंस बाद में करते हैं, आगे हम चलते हैं। नाउ वी कम टू द सेकंड इवेंट्स व्हिच आर नोन एज सेलुलर इवेंट। नाउ दीज आर वेरी वेरी अमेजिंग। सेलुलर इवेंट्स क्या होता है? सेलुलर इवेंट्स में कौन मुझे बताना चाहेगा? अब इसको ना मैं थोड़ी सी एक मिसाल देता हूं। एक रोड है जो किसी छोटी सी कॉलोनी के अंदर या किसी रेजिडेंशियल एरिया में बनी, वो रोड छोटी होती है और उस पर यूजुअली 1 से 2 कार्स की एबिलिटी होती है चलने की, ऐसे ही है। इसके बरक्स अगर आप ट्रैवल करें हाईवे पे, किसी अच्छे मोटरवे पे, तो पाकिस्तान का तो मोटरवे 2 लेन 3 लेन है, बाहर के मुल्कों में 7 लेन्स के मोटरवेज हैं। तो उसके ऊपर अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि जो फास्टेस्ट कार्स होती हैं वो सेंट्रल लेन्स में ट्रैवल कर रही होती है, जो मिड लाइन के करीब होती है, उससे स्लो ट्रैफिक उसके बाहर, उससे स्लो ट्रैफिक उसके बाहर, और जो सबसे पुराने गंदे ट्रक वो जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं तो बिल्कुल पैराफ्री पे चल रहे होते हैं। एक ट्रैफिक से इसको मैं इसलिए एसोसिएट करता हूँ कि हमारी ब्लड के अंदर भी काफी सारे सेल्स हैं, एक होते हैं छोटे सेल्स, एक होते हैं उससे बड़े सेल्स, एक होते हैं सबसे बड़े सेल्स। अब हमारे ब्लड में सबसे बड़े सेल्स कौन से हैं? WBCs, प्लेटलेट्स या रेड ब्लड सेल्स? WBCs। जब वेसल्स हो जाएगी तो क्या रोड खुली हो गई? पहले वो छोटी सी रोड थी, अगर आगे ट्रक जा रहा था, आप अपनी गाड़ी पीछे लगा के जा रहे हैं और हॉर्न कर रहे हैं, लाइटें दे रहे हैं, टिपर दे रहे हैं कि भाई रास्ता दे दो, वो रास्ता अपनी दे रहे, क्योंकि जगह ही नहीं है। छोटी वेसल में तो चीजों को लाइन में चलना पड़ेगा, लेकिन जब वेसल बड़ी हो जाएगी तो क्या वो लेन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा? बताइए। Yes, sir. और जब लेन सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा तो फास्टेस्ट ट्रैफिक सेंटर में हो जाएगी, स्लो एंड स्लो एंड स्लो एंड स्लोएस्ट सबसे बाहर चली जाएगी। और जो सेल ब्लड में सबसे कम स्पीड से ट्रैवल करता है वो बेसिकली हमारा WBC है। So definitely in the cellular events, the first thing which occurs is known as margination. और margination में क्या होता है? मैं लिखूंगा कुछ नहीं, आप लोग समझ लें। margination में ये होता है कि ये एक ब्लड वेसल है,
हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ये बात मैंने आपको ब्लड फ्लो में भी पहले बताई थी कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो सेंटर में फास्टेस्ट होता है और जो पेरिफेरीज होती हैं उसमें स्लोएस्ट होता है। ऐसे ही था ना? तो हम इसको यूं बना सकते हैं। और जो WBC होंगे जिनका इंक्रीज मैस है, इंक्रीज मैस होने की वजह से WBC पेरिफेरी में आ जाएंगे, और इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे? मार्जिनेशन। बोलिए। दिस फिनोमेना इज नोन एज मार्जिनेशन। और मार्जिनेशन में हुआ क्या है एक्चुअली? द स्लो ट्रैवलिंग लार्जर मास WBCs will be pushed towards the periphery. क्लियर? खूबसूरत कर सकते हैं। आर यू क्लियर? चलूं आगे? Yes, sir. सो फर्स्ट इवेंट में बड़े WBCs मार्जिनेट कर जाएंगे। द सेकेंड प्रोसेस इज रोलिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोलिंग? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोलिंग? शाबाश। देखो, एक्चुअली WBC ने वेसल से बाहर निकलना है। फर्ज करें ये जो साइट है, ये हम यहां पे एक पिंक सी साइट बना लेते हैं। दिस इज द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, और यहां पे जो WBC हैं वो मार्जिनेट कर गए हैं। WBC को हम कलर दे देते हैं ऑरेंज कलर का। यहाँ पे WBCs अब बाहर की तरफ सर्कुलेट कर रहे हैं, साइडों पे आ गए हैं, मार्जिनेट कर गए हैं, पेरिफेरी में आ गए हैं, और ये बड़े बड़े हैं और ये सारे इस तरफ को ट्रेवल कर रहे हैं। अब इन्होंने असल में करना क्या है? आप लोगों ने एंकर देखा है? एंकर, डू यू अंडरस्टैंड एन एंकर विच इज अटैच्ड टू अ शिप? जिन लोगों के शायद कराची में घर में, तो आप लोग बीच पे जाते होंगे तो आप देखेंगे अगर बड़ा बड़ी जहाज खड़ा हो तो उसके आगे एक एंकर सा लगा हुआ होता है यूं करके, जैसे वो पोपाय द सेलर मैन के उसने बाइसेप्स से भी बना हुआ होता था। याद है एंकर? हैव यू सीन दैट थिंग? ऐसा सा इस तरह का। यार अब ये जैसे भी है, ओहो ये तो शदीद ही बन गया एंकर। इस तरह का एक मेटल का लटक रहा होता है जंजीर के साथ आगे। हैव यू सीन इट? एंकर। इसका क्या फंक्शन होता है? बोट्स को रोकने के काम आता है, पानी में डालते हैं। किसको रोकने के? डॉकिंग कराता है उसकी शिप। आप देखो गूंगे थे यार। देखो अच्छी बात की, पोपाय जरूर देखें आप लोगों ने, पैथो नहीं पड़ी हुई। पानी इज समथिंग वेरी मोबाइल, उसके ऊपर ब्रेक नहीं लग सकती। अगर शिप ने कहीं पे खड़ा होना, उसको एंकर करने के लिए जंजीर के साथ ये भारी सारी चीज नीचे फेंक दी जाती है, वो फ्लोर ऑफ द ओशन पे या बेसिन पे, शोर के नीचे जाके ये लटक लग जाता है और ये बेसिकली शिप वहीं पे फंस जाता है। तो ये जो WBCs है ना, ये जो साइडों पे आ गए हैं, ये अब अपने कुछ स्पेशलाइज्ड मीडिएटर्स या कह लें मॉलिक्यूल्स के थ्रू एंड वेसल वॉल के ऊपर रोल करेंगे। जो रोलिंग के थ्रू इसकी स्पीड आहिस्ता 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 होती जाएगी। वो एंकरिंग प्रोसेस है जो कि इसको यूं रोल करवाती जाएगी WBC को, और इसकी स्पीड को स्लो करती जाएगी। समझ आई है बात? क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है कि WBC ने रोल करते 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 आहिस्ता आहिस्ता रुक जाना है और अडेयर कर जाएगा एक जगह पे, और जब वो अडेयर कर जाएगा फिर वो यहां से बाहर निकलेगा और इस जगह पे पहुंचेगा जहां पे उसने जाना है। असल एम उसका ये है। तो द नेक्स्ट इवेंट इज रोलिंग। ठीक है, इसको हम मिटा दें, इसको भी हम मिटा। नाउ रोलिंग में होगा क्या कि देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रोलिंग। किसी को याद है? 3 molecules. Yes, very good, Mansoor. शाबाश। Sir, endothelial adhesion molecule. Okay. अच्छा, 3 molecules रिस्पॉन्सिबल है। एक वेसल वॉल है, एक ऊपर WBC है। हर दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंडिंग एबिलिटी होती है, तो हर मॉलिक्यूल का एक पेयर बनता है। उसका एक काउंटर पार्ट एंडोथेलियम पे है और एक काउंटर पार्ट ल्यूकोसाइट पे है। तो हम इसको एक टेबल की फॉर्म में ले आते हैं, और टेबल की फॉर्म में ले आके हम यूं कर लेते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स हैं। पहला है उसका कंपोनेंट एंडोथेलियम पे, जो एंटीथेलियल मॉलिक्यूल है, और वो ल्यूकोसाइट के कौन से वाले मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा। तो अगला हम नाम लिख लेते हैं ल्यूकोसाइटिक मॉलिक्यूल का, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट स्पेलिंग ठीक है? मॉलिक्यूल, यस। नाउ
द फर्स्ट एंडोथेलियल मॉलिक्यूल इज पी सेलेक्टिन. कौन सा? पी सेलेक्टिन. और वो जिसके साथ बाइंड करता है उसे कहते हैं SLXMP, साइलाइल लिवाइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन. साइलाइल इसके आगे डैश आता है, LEWIS, नॉट LE वर्ड, लिवाइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन, PROTEIN. जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है कौन बताएगा? ई सिलेक्टिव. हाँ, शाबाश. ई सर सेलेक्टिन. ई सिलेक्टिव. वेरी गुड. ई सेलेक्टिन. और ई सेलेक्टिन की भी जो अच्छी बात है, उसका भी जो काउंटर पार्ट जो ल्यूकोसाइड पे उसका नाम सेम है, साइलाइल लिवाइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन. जो थर्ड है, थर्ड वाले का नाम है CD34. ओहो, CD34. और इसको हम एक और नाम भी देते हैं, किसी को पता है नाम CD34 को? ग्लाइकैम 1. इसके साथ जो काउंटर पार्ट है बेटा जो इस तरफ है वो है L सेलेक्टिन. देखो जो L इज फॉर ल्यूकोसाइट. इसको याद रखने का ना मैं तरीका है कि आप लोगों को समझा देता हूं. सेलेक्टिन में सब में E लिखना भूल गया हूं. इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं मैं. देखो एंडोथेलियम की क्वांटिटी ज्यादा है, साइज ज्यादा है, या ल्यूकोसाइट का जिसका साइज बड़ा उस पे 2 सेलेक्टिन है. E फॉर एंडोथेलियम, E फॉर E सेलेक्टिन, और P फॉर नथिंग बट, क्योंकि ल्यूकोसाइटिक एंडोथेलियल साइट बड़ी है तो दूसरा सेलेक्टिन भी उस पे है. और L सेलेक्टिन, L फॉर ल्यूकोसाइट, वो ल्यूकोसाइट छोटा है उसके ऊपर एक ही सेलेक्टिन होता है, उसका नाम है L सेलेक्टिन. L सेलेक्टिन के साथ ग्लाइकैम 1 या CD34 बाइंड करता है, और जो सेलेक्टिन जो एंडोथेलियम के ऊपर होते हैं उसके साथ साइलाइल लिवाइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन बाइंड करती है. इसको मुझे लिख तो दिया है, इसको मुझे बना के देने की जरूरत है या नहीं? बताइए. बनाऊं? नहीं सर, रहने दे. नो सर. समझ आ गया ना? अब ये जैसे ये वेसल वॉल है और ये एक एंडोथेलियम है, तो इसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स लगे हुए होंगे, कुछ इसके ऊपर लगे हुए होंगे, जो इसके साथ बाइंड करते जाएंगे और इसकी स्पीड को स्लो करते जाएंगे. एंड एक्चुअली आफ्टर ऑल ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, जब सेल रोल करता रहा रोल करता रहा, एक वक्त आएगा वो रुक जाएगा. सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस जिसे हम कहते हैं एडेशन. सो द थर्ड थिंग इज एडेशन. और जब ये रुक जाता है तो इसके अंदर भी 2 मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है. 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशंस. 2 मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल. अब वो कौन से 2 हैं? शाबाश. इसके अंदर भी हम उसको इसी तरह डिफाइन कर देंगे, एक एंडोथेलियल और एक ल्यूकोसाइटिक. एक एंडोथेलियल मॉलिक्यूल हो गया, एक ल्यूकोसाइट का मॉलिक्यूल हो गया. नाम बताना चाहेगा कोई मुझे? शाबाश. कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी? हाँ जी, किसी को नहीं पता? इसके ऊपर होता है ICAM1 और VCAM1. दूसरा कौन सा होता है? VCAM1, सॉरी 1. ये दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन्स की क्लास से बिलोंग करते हैं. और इसका जो काउंटर पार्ट है जो ICAM1 के साथ बाइंड करता है, कौन बताएगा? CD11-18 integrins, components of LFA1 dash आता है and MAC1. LFA1 and MAC1 ये इसके साथ बाइंड करता है. और जो VCAM1 होता है ये VLA4 के साथ बाइंड करता है. अब ये थोड़ा सा रटा है, ये VLA4 इंटैग्रिन के साथ बाइंड करता है. बस ये याद रखिएगा. देखो VCAM जो VLA के साथ ICAM को थोड़ा सा याद रख लें. तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि अब इसको होल्ड करके रख लेंगे. अब यहाँ पे आके WBC स्टैटिक हो गया और एडहेयर कर गया. नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रोसेस? कैन एनी गुड स्टूडेंट टेल मी? कीमोटैक्सिस होता है. यार शाबाश. लेकिन कीमोटैक्सिस अभी कैसे करें? अभी ब्लड वेसल के अंदर ही खड़ा हुआ है. डायबिटीज ना डायबिटीज भी नहीं.
अब होनी चाहिए ट्रांस माइग्रेशन। अब देखो मैंने ये देखो एक होल बना दिया वेसल वॉल में, अब इस WBC ने एक्चुअली स्क्वीज आउट होके इधर से इधर निकलना है ठीक है। इंटरस्टिशियम में, यहां से इधर जाना है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द थर्ड प्रोसेस, जिसके अंदर अब रुका हुआ WBC कैपिलरी कैप के थ्रू निकल के इंटरस्टिशियम में चला जाएगा, उसे हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन। नाउ ट्रांस माइग्रेशन समझ आया? ट्रांस माइग्रेशन जो के जिसको डायप्टिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, डायप्टिसिस भी कहते हैं। लेकिन जो मेजर वर्ड जो बुक्स ने, बड़ी बुक्स ने यूज किया वो ट्रांस माइग्रेशन है। इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल है जिसको पकड़ पकड़ के ये WBC सूडोपोडिया बनाएगा और ये वेसल वॉल में से स्क्वीज आउट करता 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 इधर से बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यूं कह लेते हैं कि यहाँ से यूं स्क्वीज आउट करना शुरू करेगा, सूडोपोडिया बनाएगा, करते करते यहाँ से यूं बाहर आते आते अल्टीमेटली ये पूरे का पूरा बाहर आ जाएगा, जैसे कोई चीज स्क्वीज आउट कर जाती है, ट्रांसमाइग्रेशन। और इसके अंदर भी अगेन उसी तरह इसके अंदर एक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, वो कौन है बताएगा मुझे कोई? वन मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल टेल मी? इसका अच्छी बात यह है कि एंडोथेलियल कंपोनेंट एंड ल्यूकोसाइटिक कंपोनेंट का एक ही नाम है और वो है PCAM, PECAM1, और वो इधर भी यही आता है और इधर भी बेटा यही आता है। लेकिन जो चीज याद रखिएगा, इसे CD31 का नाम भी देते हैं। PECAM1 का दूसरा नाम क्या है? CD31। सो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड अगर आपको किसी और नाम से पूछ लिया जाए, सो डू नॉट बी वरीड, इट इज द सेम नेम ऑफ these are the two names of a same thing। तो इसके अंदर एंडोथेलियल कॉन्स्टिट्यूएंट भी वही है और क्या बाहर का कॉन्स्टिट्यूएंट भी वही है। तो ये हो गया। अब आगे क्या होना चाहिए? सेल बाहर आ गया, हाँ जी, शाबाश, एनीवन? हाँ, अब देखो सेल इंटरस्टिशियम से निकल के बाहर आ गया, सॉरी ब्लड वेसल से निकल के इंटरस्टिशियम में आ गया। नाउ द सेल विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स एन एरिया जहां पे उसको जाना था, और उस प्रोसेस को अब हम क्या कहेंगे? सो वी शुड मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। सो द नेक्स्ट इवेंट शुड बी, कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 हो गए। Fifth, the fifth is chemotaxis. The fifth event is chemotaxis. What is a taxi? A car which, अच्छा टैक्सी वाले को अभी देखा है, वो अपनी मर्जी से फिरता रहता है, बताएं क्या टैक्सी वाला अपनी मर्जी से फिरता रहता है या उसकी मर्जी से फिरता है जो अंदर बैठा होता है? जो अंदर बैठा होता है उसकी मर्जी। तो taxis is such a movement which is governed by something, and chemotaxis such a movement which is mediated by a chemical। ठीक है, समझ आ गया? तो अब इसके अंदर होगा क्या? It is actually the movement of the WBC towards the inflammatory site, वो जो हमने पिंक कलर में बनाई थी शुरू में, towards the inflammatory site under influence of what? Of chemicals। उसको अब chemicals कौन से हैं, कौन मुझे बताना चाहेगा? Any one of you? 4 केमिकल्स के नाम। जी जी शाबाश। C5A होता था। देखो अब उसके अंदर ना, शाबाश, देखो C3B C5A है, बिल्कुल है। देखो एक चीज याद रखना, जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं वो 2 किस्मों के हैं, एक एंडोजिनस और एक एक्सोजिनस। एंडोजिनस कौन से हैं? वो जो हमारी बॉडी की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। एक्सोजिनस वो हैं जो बाहर के हो सकते हैं बैक्टीरिया हो सकता है कोई वायरस हो, कोई भी। तो एक एक्सोजिनस है जो आपने याद रखना है, जिसके अंदर मेजर नाम आता है सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स। सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर ये बताइएगा कि एक्सोजिनस है या एंडोजिनस है? एक्सोजिनस। ऑब्वियसली एक्सोजिनस है, बैक्टीरिया हमारे अपने थोड़ी है ना। इसका पता है मॉलिक्यूल कौन सा होता है सॉल्युबल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स में? कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पेप्टाइड्स विद, कैन एनीवन टेल मी? नहीं, N-formylmethionine terminal, those
पेप्टाइड्स जिनके अंदर एन फॉर्माइल मैथ्योनिन टर्मिनल होता है वो अट्रैक्ट करेंगे WBC को अपनी तरफ, और ये वाहिद है जो कि एक्सोजिनस है। इसके बाद जितने भी आएंगे वो एंडोजिनस हैं। एंडोजिनस में पहला नाम, शाबाश, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कौन सा एरिया है, कौन सा प्रोटीन है, कौन, कैन एनीवन टेल मी? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी एक बंदा मंसूर बोला भी आएगा, C5A था। C5A कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कौन सा मॉलिक्यूल है जो कीमोटैक्सिस करवाता है? C5A। फिर ल्यूकोट्राइन्स जो कि एराकिडोनिक एसिड पाथवे से निकलते हैं लाइपोक्सिजेनेसिस सिस्टम से, उसका कोई नाम याद है? ल्यूकोट्राइन B4। यस, वेरी गुड, एराकिडोनिक एसिड। जिन्होंने तैयारी की हुई है उनको अंदाजा है कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। एराकिडोनिक एसिड पाथवे में से एक ल्यूकोट्राइन निकलता है जिसका नाम है LTB4, और इसके बाद साइटोकाइंस और कीमोकाइन फैमिली का एक साइटोकाइन होता है, वो भी एक इन्वॉल्व होता है जो कि कीमोटैक्सिस करवाता है। वो कौन है, वो कौन भी बताएगा? Particularly the most important one is interleukin 8। इंटरल्यूकिन 8, और ये सारे कौन से हो गए? एंडोजिनस। एंडोजिनस 3 है, एक्सोजिनस 1 है। और ये कीमोटैक्सिस होती कैसे है, ये तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। ये तो किसी ने बताया नहीं। दिस कीमोटैक्सिस occurs by amoeboid movement, जिसे सूडोपोडिया कहते हैं। amoeboid ना कहें, सूडोपोडिक मूवमेंट्स क्या है? सूडोपोडिक मूवमेंट्स। अब ये होता पता है क्या है? ये जितने भी कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस हैं इन सब के लिए रिसेप्टर होगा WBC के ऊपर। WBC के ऊपर इन सब के लिए रिसेप्टर है। अब मैं आप लोगों को ना एक चीज समझाता हूँ। देखो WBC बेटा इधर आ गया, ये WBC वेसल वॉल से पेनिट्रेट करके बाहर आ गया, और ये वो जगह है जहां पे उसने पहुंचना है, ये वो जगह है जहां पे उसने पहुंचना है, और ये वो वेसल वॉल थी जिससे वो बाहर निकला था, हमारा पिछला वाला फिगर। और इसमें एक सुराख भी दिखा देते हैं कि इस सुराख से ये बाहर निकल आया है, ठीक है। नाउ इसने इस डायरेक्शन में मूव करना है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, और इसके अंदर जब मूव करेगा तो ये जो इन्फ्लेमेटरी साइट होगी इसकी तरफ से कुछ सॉल्युबल मीडिएटर्स यहाँ पे छोड़े जाएंगे, और जो सिंपल डिफ्यूजन के तहत काम करेंगे। यहाँ पे सॉरी, इसको हम, ये सॉल्युबल मीडिएटर्स जो हैं इनको हम ब्लू कलर दे देते हैं कि यहाँ पे ये इसने मीडिएटर्स को छोड़ दिया, जिनकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली करीब करीब ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएगी उसकी कंसंट्रेशन कम से कम होती जाएगी। ऐसे ही होना चाहिए ना। जैसे परफ्यूम किया आपने कमरे में, रूम के साइड पे परफ्यूम कर दिया है, तो जिस जगह पे परफ्यूम किया वहां पे ज्यादा होगा, और साइडों पे दूर दूर जाते जाते उसकी फ्रेग्रेंस कम होती जाएगी ना, सिंपल डिफ्यूजन के रूल्स के तहत। तो हमने इन सॉल्युबल मीडिएटर्स को ज्यादा बना लिया है टुवर्ड्स द इन्फ्लेमेटरी सोर्स, और ये यहाँ से रिलीज हो रहे हैं और इस तरफ जा रहे हैं। अब ये जो आपका है ना WBC की सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि इनके साथ बाइंड करेंगे, और ये जो रिसेप्टर होता है ये G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर है बताइए? ये जो रिसेप्टर सर FC रिसेप्टर। नहीं, ये मैंने एंटीबॉडी नहीं बनाई, उसका शेप वैसा ही, ये जस्ट रिसेप्टर दिखाया है। ये जो भी कीमोटैक्टिक रिसेप्टर्स होते हैं, द कीमोटैक्टिक रिसेप्टर्स आर GQ प्रोटीन कपल्ड। कौन सी? और जो GQ प्रोटीन थी मुझे बताइए वो क्या करवाती थी, बताइए। सर IP3 पाथवे को इंड्यूस कराती है कैल्शियम के जरिए। वो क्या करती थी? PIP2 को कन्वर्ट कर देती थी फॉस्फोलाइपेज के थ्रू IP3 एंड DAG में, DAG में IP3 जो है नीचे लिखना है हमने, सर मैं गलती से लिखा के ऊपर। तो ये जो PIP था ये कितना था? 2 था,
फॉस्फेटिडिल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट। IP3 का क्या मतलब होता है? इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। DAG क्या है? डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और ये सारे एक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सॉरी एक्साइटेटरी सब्सटेंसेस हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम आता था वो था फॉस्फोलाइपेज, कोई भी हो सकता है, यूजुअली C होता है, फॉस्फोलाइपेज C होता है, A2 एरेक्टोनिक एसिड में होता है फॉस्फोलाइपेज C से ये एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगी, कौन कौन सी आ गई? ये जो दो प्रोडक्ट्स आ गई, ये दोनों क्या करेंगी? ये सूडोपोडिया बनवाएंगी, कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाएंगी, एक्टिन मायोसिन को मूव करवाएंगी, जिसकी वजह से ये सेल कंट्रैक्टाइल मशीनरी के थ्रू काम करता करता इसको पकड़ता पकड़ता अल्टीमेटली पहुंच कहां जाएगा? इस वाले पिंक वाले एरिया में। ठीक हो गया? समझ आ गया? और इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, IP3 जो है ना कॉजेज इंक्रीज या रिलीज ऑफ यार क्या कहते हैं, कैल्शियम, causes increase of intracellular, ये एक MCQ है, कैल्शियम। और इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली एक्टिन मायोसिन भी बनेंगे और ये सेल खिंचता 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 पहुंच जाएगा उस जगह पे जहां पे कि उसने पहुंचना था। समझ आ गई बात की? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? जी शाबाश, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहे? शाबाश, एनीवन? चले, इसीलिए अब जो छठा इवेंट है वो मैं यहीं पे लिखता हूं, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। अब ये जो सेलुलर इवेंट्स हैं, ये करते करते सेल उधर जो जा रहा है तो इसके अंदर एक्टिवेशन भी हो रही है। वो एक्टिवेशन क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन? मैं कहूंगा कि जी आप एक्टिवेट हो गए या सेल जो है वो एक्टिवेट हो गया, क्या मतलब होना चाहिए इस बात का? कोई मुझे बता सकता है? सर रिसेप्टर साइट पे जब जाके बाइंड करेंगे तो ओके देखो एक्टिवेशन है कि देखो अब ये जो सेल जा रहा है इसने फाइट करने जाना है ना, इसको रास्ते में अपनी कुछ तैयारी भी तो करनी है। यही जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स not only result in chemotaxis but also cause activation of the leukocyte of the WBCs। और वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ होनी चाहिए? बताएं इसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ AA मेटाबोलाइट्स। AA मेटाबोलाइट समझते हैं? एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। एराकिडोनिक एसिड पाथवे के एंड में इकोसोनाइट्स बनते थे, याद है आपको? ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 और एक थ्रोम्बोक्सिन TXA2। ये सारी चीजें जो है एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं, जिन्हें हम इकोसोनाइट्स का नाम देते थे। तो ये सारे भी इसी के अंदर बनते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इधर मैं लिख देता हूं। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जिन्होंने इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को आगे लेके चलना है और ये सारे हमारे सेल के लिए फायदेमंद होंगे। और क्या हो सकता है? लाइसोसोमल एंजाइम्स की प्रोडक्शन बढ़ा दी जा सकती है। देखो एक फौजी जा रहा है लड़ने, उसकी गन लोडेड होनी चाहिए, बताइए। तो इज इट एन एग्जांपल लाइक समवन व्हिच इज गोइंग टू फाइट? ये जो हमारा WBC है, ये हमारा सोल्जर है जो कि इन्फ्लेमेटरी साइड पर जाके फर्स्ट ने बैक्टीरिया से या पैथोजन से लड़ना है उसने, तो उसकी जो किलिंग एबिलिटी है, जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स हैं, उसके पास लाइसोसोम्स के अंदर होंगे ना, बताएं, होने चाहिए। एनीवन? आंसर तो दो यार, ऐसे ना करो। नाउ ओके ना सही। अब मुझे एक और बात बताएं, लाइसोसोमल एंजाइम्स किलिंग करने की एबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते? अब मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूं, क्या लाइसोसोमल एंजाइम्स बैक्टीरिया को या पैथोजन को किल करने की एबिलिटी रखते हैं? यस सर, डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड करते हैं सिद्रा, बट दे डू नॉट किल। किल करना है H2O2 ने, HOCl ने,
NADPH ऑक्सीडेज, माइलोपेरोक्सीडेज, और उसके लिए क्या चीज चाहिए थी? कल हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स। ऑक्सीडेटिव बर्स्ट विल इंड्यूस, ताकि कि हमारे पास हमारे पेशेंट कहता हूँ ऑक्सीडेटिव बर्स्ट इंड्यूस हो जाएगा ताकि हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ताकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से किलिंग कर सके हमारा सेल। इसके अलावा HOCl हो, माइलोपेरोक्सीडेज सिस्टम वाला, ताकि कि किलिंग हो सके। तो ये देखो, ये सारी तैयारियां कर रहा है ना WBC, वहां पे पहुंच के जो है उसने किलिंग भी तो करनी है ना। तो ये सारी होगी एक्टिवेशन। नाउ अब इधर इसको आगे चलते हैं। नाउ आफ्टर एक्टिवेशन व्हाट विल हैपन? attachment of the WBC with the inflammatory surface or the cell जिसने इन्फ्लेमेशन करवाई हुई है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किसी को पता है? ऑप्सोनाइजेशन। Opsonization. So opsonization is, what is this? Attachment of the WBC to the inflammatory area or the pathogen or the bacteria even. अब opsonization के अंदर जो substances होते हैं जो opsonins के तौर पे act करते हैं, उनका नाम कौन मुझे बताना चाहेगा? C3b Very good. और IgG. One is a part of the complement system which is C3b. C3b complement system से आता है। और इसके अलावा इससे भी important, हाँ जी शाबाश, IgG का भी क्या? FC portion of IgG, immunoglobulin G। इसके अंदर एक और चीज याद रखिएगा कि जब IgG एक्टिवेट होता है ना, तो ये अल्टरनेटिव पाथवे को भी एक्टिवेट कर देता होता है, जो कि हमारा इम्यूनिटी अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से फिर हमें C3b भी मजीद मिलेगा, C5a जो पीछे हमने देखा था वो भी निकल आएगा। तो इसके बाद अल्टीमेटली ये चीज बढ़ती जाएगी। तो ये इट इज सिंपल, इसमें दो लफ्ज याद रखिएगा। ऑप्सोनाइजेशन के बाद क्या होगा? फेगोसाइटोसिस, विच इज वेरी सिंपल। फेगोसाइटोसिस क्या होती है? एनगल्फमेंट ऑफ द बैक्टीरिया और द पैथोजन, जो भी एरिया एनगल्फमेंट। और ये किसके अंडर इन्फ्लुएंस होगी, कोई मुझे बता सकता है? सेम अंडर GQ प्रोटीन। और GQ प्रोटीन के थ्रू वही क्या कुछ हो रहा था, PIP2 ने बाय प्रोडक्शन ऑफ PIP2 से क्या बनता था, बोले? बाय प्रोडक्शन ऑफ IP3 एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और उसके बाद अब जो अगला इवेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हम कहेंगे किलिंग। उसके अंदर हम कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। द नाइन्थ इवेंट इज किलिंग। अब किलिंग कैसे होगी ये मुझे कौन बताएगा? शाबाश, कोई बताना चाहता है या नहीं आइडिया बिल्कुल भी? इसको मैं स्टेप्स में रिवाइज करवा देता हूं, ये पिछला चैप्टर ही है। सबसे पहले होगा ऑक्सीडेटिव बर्स्ट, और ऑक्सीडेटिव बर्स्ट से क्या मिलेगा हमारे सेल को, बताएं? फ्री रेडिकल्स। पहले ऑक्सीजन आएगी ना, हम उसको सिंपल कर देते हैं। ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन के साथ क्या मिलना था? NADPH, और एंजाइम कौन सा था? NADPH ऑक्सीडेज। ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है उसको सीधा लिखने की, ये डॉटेड लाइन का मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन टूट के हो रहा है। और इसके आखिर में हमारे पास क्या बनेगा, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं बाद में, मैं पहले लिख लूं फिर हम इसको बैलेंस भी कर लेंगे इक्वेशन को। इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, O2 नेगेटिव प्लस NADP प्लस H प्लस। अब इसको मैं जरा 1 सेकेंड लगेगा, इसको मैं जरा बैलेंस कर लूं। ये ऑक्सीडेटिव बर्स्ट से हमें मिल गई ऑक्सीजन और NADPH आया, और यहाँ पे जो एंजाइम था वो था NADPH ऑक्सीडेज।
और NADPH से ये जो चीज बनी है ये एक फ्री रेडिकल है। 2O2 नेगेटिव भी हो सकता है या 2O2 नेसेंट भी हो सकता है, और ये NADP प्लस होगा और ये भी H प्लस होगा। तो ये इस तरह से ये हमें एक मिल जाएगी चीज जो कि बन जाएगी। अब ये जो 2O2 नेगेटिव है ये क्या था? फ्री रेडिकल था, ठीक है। अब वो जो 2O2 नेगेटिव है इसको हम यूं लिख सकते हैं कि O2 नेगेटिव के साथ क्या मिलेगा? वाटर H2O मिला दिया जाएगा और उसको कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा बताएं, आप सबको पता है, ऑक्सीडेज एंजाइम के थ्रू H2O2 में। ये H2O2 में। यस, दैट्स अ क्विक रिविजन जो हमारा लास्ट लेक्चर था। तो ये O2 नेगेटिव है और ये बन गया है वाटर के साथ बाइंड करा है, यहाँ पे H2O है और ये हमारे पास आ गया H2O2। नाउ H2O2 is the substance which can be used for production of more free radicals। ऑक्सीडेज एंजाइम था यहाँ पे, ऐसे ही था। नाउ H2O2 के साथ क्या मिलेगा बताएं, शाबाश शाबाश शाबाश। Cl H2O2 plus chloride negative and it will result in the formation of HOCl by an enzyme which is known as myeloperoxidase। अब देखें, अब आप लोगों को ये चीजें याद हो गई है ना, पिछला लेक्चर आप लोगों ने अगर गौर से सुना था तो हमारा सेल अब एक फ्री रेडिकल प्रोडक्शन मशीनरी बना चुका है और अब हम HOCl के थ्रू यहाँ पे जो एंजाइम था वो माइलोपेरोक्सीडेज था, इसके थ्रू हमारा सेल अब किलिंग की एबिलिटी में ले आया है। और HOCl के थ्रू या H2O2 के थ्रू जो कि हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा सेल इससे फ्री रेडिकल्स बनाएगा या इससे फ्री रेडिकल्स बनवाएगा और इन दोनों के थ्रू by production of free radicals from these substances the cell will kill the bacteria। सही है, क्लियर हो गई बात। अब ये देखें, ये वही चीज है जो सेल इंजरी में भी हमने पढ़ी थी। बाय प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स these substances are used to kill the pathogen। फिर अब ये सारी चीजें फेगोसोम के अंदर हो रही हैं, ये पेरोक्सीसोम ने करनी है। किलिंग किसने करनी है? यहां पे लिख देते हैं पेरोक्सीसोम्स ने, क्योंकि H2O2 पेरोक्सीसोम के पास आपको याद है ना, दो किस्म के एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। ऑक्सीडेजेस जो थे वो H2O2 बनवाते थे और जो कैटालेजेस होते हैं वो H2O2 और HOCl को तोड़ के वापस फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, दिस प्रोडक्शन इज बाय एंजाइम्स नोन एज कैटालेजेस, ऑक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। अब जब किलिंग हो गई, किलिंग के बाद लास्ट नॉट द लीस्ट द 10th इवेंट, उसको आप क्या कहेंगे आपको पता है? डिग्रेनुलेशन या डाइजेशन। कि अब जो बैक्टीरिया इनगल्फ हो गया, जो मर गया है, उसको आपका सेल खा जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा एंड इट इज अंडरटेकन बाय, कौन करेगा? lysosomal enzymes by the formation of phagolysosome के थ्रू। और याद रखने की बात है, the lysosomes have more than, according to Guyton, 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक मैंने आप लोगों को पहले भी पूछा है कई दफा, क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स बता दें लाइसोसोमल एंजाइम्स की, किसी को नहीं पता? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बेटा वो होते हैं जो वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज को तोड़ते हैं। प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, डीएनएजेस, आरएनएज, कोलेजनेज,
इलास्टेज, ETC। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, ये जो डेड बैक्टीरिया को डिग्रेड करके खत्म कर देंगे। समझ आ गई बेटे बात? यहाँ तक क्लियर हो गए हैं आप लोग? अब किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं अब इसके क्लिनिकल्स पे चलूं। हाँ जी, क्लियर है? So now we will move towards the clinicals of this area. Clinicals या diseases, defects, inflammation की diseases या defects. There can be two types of defects in leukocytic functions. Defects in leukocytic functions. Can anyone of you tell me कौन कौन से defects हो सकते हैं? Can anyone of you tell me? बिल्कुल नहीं पढ़ा आप लोगों ने। एक होते हैं कंजेनिटल, कंजेनिटल जिन्हें जेनेटिक भी कहते हैं। नंबर 1 जेनेटिक, जो कि प्राइमरी डिफेक्ट्स हैं जो बाय बर्थ होते हैं, और दूसरे होते हैं एक्वायर्ड जो पैसेज ऑफ लाइफ के साथ आते हैं। अब जेनेटिक में, जेनेटिकल डिफेक्ट्स में जो सबसे पहला है, इसको हम एक कर देते हैं। कोई मुझे बता सकता है? कैन यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड? Leukocyte adhesion deficiency, very good. DFICIENCY, leukocyte adhesion deficiency type 1। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर बस सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट याद रखिएगा, बीटा चेन ऑफ वो जो CD11 और 18 था ना, CD11, 18, LFA1, MAC1 जो ICAM1 के साथ बाइंड करता था, वो डेफिशिएंट होता है। CD11, CD18 वाला जो कंपोनेंट है वो डेफिशिएंट होता है या डैमेज्ड होता है, जिसकी वजह से रोलिंग ठीक नहीं होती। और दूसरा डिफेक्ट ल्यूकोसाइट एडेशन डेफिशिएंसी टाइप 2, इसके बारे में किसी को पता है? इसमें सेलेक्टिन रिसेप्टर्स खराब होते हैं, और सेलेक्टिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कौन सा वाला? साइलाइल लिवाइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन। कौन सा वाला? कौन सा सेलेक्टिन रिसेप्टर? साइलाइल लिवाइस एक्स मॉडिफाइड प्रोटीन। याद हो जाएगा ये कोड, अभी हमने पीछे इसी लेक्चर में देखा है। नंबर 3 क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, ये मैंने कल भी आपको सर्च बताई थी, CGD, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। ये 2 टाइप्स की होती है, इसे हम क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज CGD भी लिखते हैं। इसको हम पीछे ले जाते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। किसी को पता है? मैंने कल बोली थी, एक होती है एक्स लिंक्ड। इसके अंदर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ membrane component of membranous, there is deficiency of membranous NADPH oxidase। कौन सा? NADPH oxidase, वही एंजाइम जो ऑक्सीडेटिव बर्स्ट के बाद O2 को कन्वर्ट करता था फ्री रेडिकल्स में, वो नहीं होता, ठीक है। और जो दूसरी है वो किसी को पता है? इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव वेरिएंट ऑफ क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज, और इसमें डेफिशिएंसी किसकी होती है? कैन एनीवन टेल मी? माइलोपेरोक्सीडेज की। नहीं, वो माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी वो एक अलग बीमारी है। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक NADPH oxidase। ले जी, नंबर 4 डिजीज अब जो आपने बोली वो है माइलोपेरोक्सीडेज डेफिशिएंसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है डिजीजेस सारी। इसमें क्या होगा? देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ द नाम में सारा कुछ है, efficiency of myeloperoxidase enzyme
सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो होगी, is there, but HOCl is not formed. ठीक है, तो ये इतनी स्वे डिजीज नहीं है जितनी क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज है, उसमें तो H2O2 भी नहीं बनेगा ना, तो ये थोड़ी सी ज्यादा स्वेर है। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको मुझे लिखने की मेरे पास आई गेस ऑप्शन नहीं है, ई के ऊपर ना वो डैश आता है छोटा सा, ये आई डू नॉट नो कौन सी लैंग्वेज है, शिडेक हिगाशी सिंड्रोम, शिडेक हिगाशी सिंड्रोम, इसके बारे में आप लोगों को पता है? देखो ये जो हमने बड़े आराम से पढ़ लिया, लाइसोसोम आया, फेगोसोम से लग गया, तो आपको पता है कि जी इंट्रा सेलुलर ट्रैफिकिंग भी होती है। फेगोसोम जो मूव करेगा वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, लाइसोसोम उसके पास आके लग रहा है, पेरोक्सिसोम अपना काम कर रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर ट्रैफिकिंग, इन ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग की क्या स्पेलिंग बनेगी, ट्रैफिकिंग, the proteins which are involved are absent or abnormal। तो ये जो डिजीज है ये है शिडेक हिगाशी सिंड्रोम। ये सारे हो गए जेनेटिक डिफेक्ट्स, ठीक है। सर इस जस्ट अ सेकंड, आज क्वेश्चन आंसर्स पे हम आगे आते हैं, अभी इसको मुझे पूरा कर लेते हैं। फिर उसके बाद है एक्वायर्ड, बी पे हम लिख लेते हैं एक्वायर्ड, या वो डिजीजेस जो कि विद द टाइम होती हैं। अब एक्वायर्ड के अंदर आप लोग मुझे बताएं कौन कौन सी फेमस डिजीज हैं जिसमें इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है। डायबिटीज मेलाइटिस है, हाँ जी, और इसके अंदर क्या क्या चीजें अबनॉर्मल हैं, कोई बता सकता है? इसमें कीमोटैक्सिस भी खराब है, एडहेजन भी कम हो जाती है, एंड इवन फेगोसाइटोसिस भी कम हो जाती है, माइक्रोबियल किलिंग भी कम हो सकती है। फिर दूसरे पे आप लिख लें सेप्सिस, जो कि अगेन एक बड़ी, सेप्सिस या सेप्टिसीमिया, ये एक बड़ा सीवियर कंडीशन होती है जिसके अंदर इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेशन बेसिकली खराब हो जाती है। ये आप मुझे बता सकते हैं कहाँ कहाँ होता है इसमें? इसमें कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटोसिस। Okay, anyone else? Burns are a very big thing, इसके में इन्फ्लेमेशन डैमेज होती है, कोई बता सकता है बर्न्स में क्या होगा? कीमोटैक्सिस खराब होती है। इसके बाद आपका वो डायलिसिस, क्रॉनिक रीनल डिजीज, डायलिसिस में क्या चीज खराब हो जाती है? हीमोडायलिसिस भी जिसे कहते हैं, इसमें सेल एडहेजन डैमेज होती है। मेरा ख्याल है यही है, एक आधी कोई और थी उसके अंदर आप ल्यूकीमिया एंड मैलन्यूट्रिशन, ये इकट्ठा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक ही चीज होती है, लेकिन ये डिजीजेस ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। ल्यूकीमिया एंड मैलन्यूट्रिशन, इसके अंदर जो होता है फेगोसाइटोसिस एब्सेंट खराब होती है, एंड इवन माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी जो होती है वो भी डैमेज होती है। यहाँ पे भी डायबिटीज में भी माइक्रोबिसिडल एक्टिविटी आप ऐड कर लें। So now these are all of the diseases जो कि इसके अंदर हमारे पेशेंट में डैमेज होती है। Now we'll take a pause here. So now the last topic for today, it is outcomes of acute inflammation. It is very very simple और आप लोगों के लेवल पे मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत भी खास नहीं है, लेकिन एक टॉपिक है छोटा सा ताकि मिस ना हो। So we will discuss it in 5 minutes. What should be the outcomes of acute inflammation? Number 1, resolution. फाइट है ना, एक जंग चल रही है, the body wins, लेकिन इसके अंदर जो चीज याद रखिएगा, इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, there is no or minimal
टिश्यू लॉस, तो हम कहेंगे कि जी रेजोल्यूशन हुई है, क्योंकि जो टिश्यू लॉस होगा अगर वो ज्यादा है, बेशक हम बच गए, बेशक हमारी बॉडी जीत गई, लेकिन टिश्यू लॉस ज्यादा हो गया है, तो टिश्यू लॉस को रिपेयर करने के लिए फिर जो है फाइब्रोसिस या स्कारिंग होगी, तो वो फिर रेजोल्यूशन में नहीं आएगा। तो इसके अंदर टिश्यू लॉस का कम होना या ना होना शर्त है। देयर शुड बी नो और मिनिमल टिश्यू लॉस। ठीक हो गया? द बॉडी विंस। नंबर 2, व्हाट इज दैट? स्कारिंग बाय fibrosis या scarring or fibrosis. Now what is this? The tissue loss is extensive. The body wins ultimately, लेकिन टिश्यू लॉस ज्यादा था, जिसकी वजह से फिब्रिन एक्यूमुलेट हुआ और जो वूंड था वो स्कार के थ्रू खत्म हुआ। ठीक है ना? तो इट इज वेरी वेरी सिंपल। नंबर 3, इसी के अंदर एक और चीज भी आ सकती है, एब्सेस फॉर्मेशन। व्हाट इज एब्सेस? व्हाट इज एब्सेस? पस फॉर्मेशन। पस फॉर्मेशन को सुपुरेशन भी कहते हैं, और इस तरह की एब्सेस को पायोजेनिक एब्सेस भी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स इंटरकन्वर्टेबली यूज होते हैं। सेपरेटिव एब्सेसेस, पायोजेनिक एब्सेसेस, इसके अंदर पस बन जाती है। वो फिर डेफिनेटली विद टिश्यू लॉस भी हो सकती है, मिनिमल टिश्यू लॉस के साथ भी हो सकती है, मेजर टिश्यू लॉस के साथ भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। एंड द नंबर 4th वन इज कि वो है प्रोग्रेशन टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। प्रोग्रेशन, ये एक बात आप लोग मुझे बताइए, क्या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जाने के लिए, क्या एक टिश्यू को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होने के लिए वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन होना जरूरी है? यानी कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिजॉल्व नहीं होगी तो ही क्या क्रॉनिक शुरू होगी? तो इसका आंसर सिंपल है कि नो। बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं जिसके अंदर होती ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। बहुत सारे डिजीजेस ऐसी हैं जो करते ही ग्रैनुलोमेटस है, उसमें एक्यूट नहीं होती, ना ही क्रॉनिक होती है। कुछ ऐसे हैं जो एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें होती ही एक्यूट है, जैसे अपेंडिसाइटिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्यूट। तो अगर क्या, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होगा, इफ नॉट सेटल्ड, the inflammation is not settled, the tissue may move into chronic inflammation। और chronic inflammation में क्या होता है कि types of cells बदल जाते हैं और types of WBCs फाइट करने वाले बदल जाते हैं, मैकेनिज्म थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और वो फिर आगे क्या होगा उसको अब हम कल देखेंगे।